के बीच उपस्थित है मनोज सर। अभी वो वर्तमान में सचिवालय में, उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी आरोग्य पद पर तैनात हैं। तो आज हम मनोज सर से उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, कैसे उन्होंने यहाँ का ये सफर जो है यहाँ तक तय किया है, और उनके बारे में मजेदार पर उनकी जो बैकग्राउंड की बात करें तो जब हम बहुत बार सोचते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से पढ़कर आए हैं, या फिर जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जो हम प्राइमरी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, सरकारी विद्यालय, कुल मिलाकर हम सरकारी विद्यालय से पढ़कर आए हैं, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कभी ऐसा महसूस हो तो आप बिल्कुल मनोज सर की ओर देखें। वो अपने ग्रामीण क्षेत्र रानीखेत के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक हमारे जो सरकारी विद्यालय है वहीं से शुरुआत की है, और उसके बाद उन्होंने बीएससी की, एमएससी केमिस्ट्री से उन्होंने किया है। उसके बाद जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो गेट का हो, नेट का हो, जीआरएफ हो, उन्होंने क्वालिफाई किया है। अभी उनकी पीएचडी लगभग कंप्लीट होने वाली है। आगे कुछ समय बाद नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ मिलेगा उन्हें। और उसके अतिरिक्त इससे पहले वो पीसीएस का इंटरव्यू तक दे चुके हैं। और जो अभी वर्तमान में बात करेंगे तो वो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर है। ठीक है, तो उसके बाद अपने विषय में मनोज सर आपको गाइड करेंगे। अगर इससे संबंधित आपको जो भी कोई प्रश्न हो, कोई कैरियर को लेके या फिर उसके अलावा अगर आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मनोज सर से कर सकते हैं। तो मनोज सर के लिए हम ताली से एक बार स्वागत किया जाए। आपके प्रश्न हमारे लिए आए तो यकीनन सर आपका मार्गदर्शन हमारे प्रशिक्षुओं के लिए बेहतरीन होगा। तो आमंत्रित करते हैं मनोज सर को कि आकर वो अपनी बात रखेंगे। जैसा कि मेरा परिचय दिया जा चुका है, मैं अभी सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। अभी मेरा डिपार्टमेंट फाइनेंस है और मैंने भी तैयारी काफ़ी लेट शुरू की। अभी कोविड के टाइम से मैंने शुरू किया था, तो 2-3 सालों में मेरा सिलेक्शन हो गया। और इससे पहले मेरा जो मतलब कह सकते हैं जो बैकग्राउंड था वो बहुत डिफरेंट टाइप का था। मैंने बीएससी की, देन एमएससी की, फिर नेट, गेट, जीआरएफ इस तरफ गया। फिर उसके बाद जो मुझे जो सबसे उस समय जो सबसे बेहतरीन वो लगता था अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी, वो जियो केमिस्ट में लगती थी। एक यूपीएससी कराता है जियो केमिस्ट का पेपर, ठीक है, मतलब वो जियोलॉजिस्ट होता है वो ना, उसमें जियोफिजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और जियो केमिस्ट इस डायरेक्शन में था मैं। तो जो उसमें जीएस का पोर्शन होता है, एक जियो केमिस्ट जो है उसमें क्या होता है कि एक जीएस का पेपर आता है, एक केमिस्ट्री का पेपर आता है फ्री में, फिर मेंस फेज होता है, फिर इंटरव्यू फेज होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई भी सिलेबस नहीं था कि जो जियो केमिस्ट के लिए अलग से जीएस कराता हो, या क्योंकि इतना डीप नहीं आता था। पर उस दौरान मुझे जीएस में काफी चीजें समझ आई कि अच्छा लगा, क्योंकि डे टू डे रिलेटेड होता है, इकोनॉमी होती है, पॉलिटी होती है, हम रोज देखते हैं अखबारों में, न्यूज पढ़ते हैं। तो उस वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर कोविड के टाइम में करने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि इस दिशा में बढ़ाइए। देन पीसीएस वगैरह दिए थे और इंटरव्यू तक पहुंचे उसमें भी। इसके बाद यहाँ सिलेक्शन हो गया और उस ड्यूरिंग मैंने अपनी पीएचडी भी कंटिन्यू की है और हो गया, ऑलमोस्ट सबमिट करना बाकी है। और बाकी यह है कि आप पढ़ते रहिए। आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सबसे मेन चीज वही है, डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंसी रखना। और उसका मतलब ये नहीं होता कि कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं कि रोज हम 6 घंटे पढ़ेंगे या रोज हम 4 घंटे पढ़ेंगे या रोज हम 12 घंटे पढ़ेंगे, इससे मतलब नहीं होता। रोज पढ़ना है ये जरूरी है। आपका कभी ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, आप अपना ग्राफ ट्रैक कर सकते हो, एक कॉपी में लिख सकते हैं कि मेरे ये टारगेट है कि सुबह 5 बजे उठना है, फिर एक्सरसाइज वगैरह करनी है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो करना है। उसके बाद आपका ये टास्क है मेरे, तो एट द एंड आप खुद को स्कोर भी दे सकते हैं उसमें। जैसे मान लो आपने 10 एक्टिविटी रखी और 10 एक्टिविटी में से आपने किसी दिन 10 के 10 कर ली, उस दिन आपका स्कोर 10 है। और किसी दिन आपने 2 एक्टिविटी की, तो आपको खुद को पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट पासिंग स्कोर 5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। वो अपने आप से एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा स्टैंडर्ड 5 है, तो मैं 5 से नीचे ना जाऊँ कम से कम। और 10 पे 10 जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 9 जा रहे हो, 8 जा रहे हो, 7 जा रहे हो, अच्छा है। मतलब एक कट ऑफ रख लो अपने लिए कि मुझे 5 नंबर रोज लाने खुद से। वो कोई नहीं देख रहा आपको, वो खुद से करोगे
कंसिस्टेंसी बनती रहेगी, एग्जाम तो निकल ही जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास है, आपने पढ़ा हुआ है, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू टेस्ट, जो भी आपके टेस्ट सीरीज होती हैं या आप पढ़ते हैं रोज, तो वो चीजें चलते रहती हैं। और कंसिस्टेंसी रखिए। जैसे एक टर्म आता है ना जापानीज कल्चर का, इकिगाई सुना होगा, या कोई बुक आती है एक इकिगाई करके, तो उसमें जो ऑथर है वो जापानीज कल्चर के बारे में बताता है। तो बताता है कि तीन चीज, मतलब तीन तरीके होते हैं किसी भी चीज को टास्क करने के लिए। तो खुद से आप गोल सेट कीजिए। आप बहुत ज्यादा हार्ड भी मत चले जाइए, क्योंकि वो नहीं होगा, आपका अचीवेबल नहीं होगा। एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे कि मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, 12 घंटे पढ़ लूँ, डेली पॉसिबल नहीं है। और बहुत ज्यादा आसानी मत रखिए कि आप बहुत कैजुअली हो जाए कि यार 1 ही घंटा बहुत कम हो जाएगा। तो एक मॉडरेट वे होता है, और वही सबसे बेस्ट चीज है। हर चीज मॉडरेशन में ही अच्छी होती है। ये पढ़ा भी होगा आपने, यही हमारा जो बुद्धिज्म का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो यही है कि मध्यम मार्ग पे चले। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए कि मैं तो बिल्कुल ये पढ़ लिया, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। बहुत जल्दी दिमाग थक जाएगा। दिन के 12-13 घंटे मतलब पॉसिबल नहीं होता कि आप एक लंबे समय तक, क्योंकि सरकारी नौकरी की जो तैयारी है वो थोड़ी लंबी चलती है, और कई बार फेलियर भी मिलते हैं, कई बार पास भी होता है जल्दी। तो कोई 21-22 साल में भी लग जाएगा, कोई 25-26 साल में भी लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की नॉलेज कम है। वो दिन पे डिपेंड करता है, वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो आपको एक लंबा सोच के चलना है कि मुझे, अगर मैं कोई रूटीन फॉलो कर रहा हूँ तो 1 साल या 1.5 साल में इसको फॉलो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस पर डिपेंडेंसी ज्यादा रखिए। बाकी आप कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें अगर मैं तो कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर डेली के डेली पढ़ पाऊँ, चाहे न्यूज पेपर से, चाहे मैगजीन से, या चाहे यूट्यूब की वीडियो से। मैं प्रयास अभी भी करता हूँ, और ये हमारे साथी भी रहे हैं, इन्होंने भी काफी मोटिवेट किया है। और हमारे भी डाउट सॉल्व करने के लिए हम गुरु जी के पास ही जाते थे। मतलब साथ ही रहे, हमने कंबाइन करके काफी चीजें पढ़ी हुई हैं। और मैथ बहुत अच्छी है सर की, पढ़ी होगी आपने मैथ तो मैं तो रीजनिंग, मैं तो सर से पूछता था कि मैं तो रीजनिंग, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं सर से पूछता था। बाकी जीएस तो कर ही लेते थे साथ में, और काफी लंबे समय काफी एक्सपीरियंस है सर को इस चीज का। और होप कि आपको अच्छा गाइड करेंगे और आप भी अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचे। कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहो? अभी सचिवालय की कार्य पद्धति कैसी है कि आरओ की फिर से वैकेंसी आने वाली है, तो आप उस संबंध में सर से पूछ सकते हैं। हाँ, कि ये है कि अभी किस तरीके से जैसे चीजें कार्मिक विभाग से हमें पता चला था कि 60+ के अराउंड अभी आरओ के पद खाली हैं। तो हो सकता है कि इस साल के एंड तक, या अभी मेरी यूकेपीएससी में हमारे साथ जो आरओ हैं उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हम अभी उनका कैलेंडर जारी होने वाला है दोबारा, तो उसमें आप टारगेट कर लीजिए कौन कौन से एग्जाम आपके लिए सूटेबल है, और उस अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि उसमें आरओ भी आ जाए। तो और जॉब बहुत अच्छी है, जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, आपकी सेटल जॉब है, 9:30 से 6 की आपकी शिफ्ट है, बीच में ब्रेक वगैरह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको देहरादून में ही रहने का मौका मिलेगा। आपके ट्रांसफर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में होगा, कहीं दूर नहीं जाओगे, फिक्स जॉब है, आप सेटल हो सकते हैं, फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं, और बेहतरीन जॉब है, और सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि आपका जो सचिवालय है वो प्रदेश की एपेक्स बॉडी है, सबसे सब कुछ मतलब प्रशासनिक या शासनिक स्तर पे, उत्तराखंड शासन के स्तर पे सबसे बड़ी संस्था है। तो आप वहां पर जा सकते हैं, मतलब वो जो काम है वो आपको और कहीं नहीं सीखने को मिल सकता है, क्योंकि फील्ड जॉब बहुत डिफरेंट होती है और शासन पे जॉब बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप लगातार जो आईएएस है, पीसीएस है, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने जो सीनियर हैं, जो आपके सेक्शन ऑफिसर हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। काफी कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे मनी का फ्लो होता है, कैसे हम शासन स्तर पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे नियमावली बनती है, कैसे जो आप ऑर्डर पढ़ते होंगे कोई जीओ वगैरह जो आते हैं, ऐसा लगता होगा ना कि हिंदी बहुत ही क्लिष्ट है, समझ नहीं आ रही है। जैसे सब्जेक्ट तो समझ आ जाता है, उसके बाद की हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाती है। वो प्रशासन में जाके फिर वैसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये समझ आ रही है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, और बहुत अच्छी जॉब है।
मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर कि आप तैयारी कर रहे हैं, इस दिशा में कर रहे हैं, अगर आपका दिशा अलग है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर इस दिशा में कर रहे हैं जीएस और राइटिंग वगैरह, चाहे आपके ऐसे राइटिंग है चाहे आपके लेटर राइटिंग है, अगर इस दिशा में कर रहे हैं तो आरओ बहुत अच्छी जॉब है। आरओ की जॉब विशेषकर हम लड़कियों के लिए कहते हैं ना कि बहुत बार फील्ड वर्क नहीं करना चाहती हैं, जैसे उत्तराखंड एसआई की हो या फिर दूसरी जो फील्ड वर्क होती है उससे हमेशा बचने की कोशिश करती हैं। अगर ऑफिस वर्क वाला चाहिए तो बेहतरीन जॉब है। ठीक है, हफ्ते में आपकी 5 दिन ड्यूटी होगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेके तो आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। बैठ जाइए। जैसे आपने बताना कि आपकी स्कूली शिक्षा जो है सरकारी स्कूल से है, तो उसके बाद आपको तैयारी करने में जो ट्रीटमेंट आपने आपको मिली उसमें कितना स्ट्रगल किया आपने? सर मैं ये कह रही थी कि आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो सरकारी स्कूल में हुई 12th तक, तो फिर उसके बाद आपने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है उसमें आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, आपने कितनी मेहनत की? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल किया उसके बाद जाके हमको या नौकरी मिल गई, कुछ लोग कहते हैं कि हमको मतलब मजे मजे में हमको नौकरी मिल गई। देखो तो स्ट्रगल वर्ड है ना, मुझे ये कभी समझ नहीं आया। ठीक है, अगर आपको उस चीज में जैसे अच्छा लगता है, अगर कोई चीज अगर जीएस पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो उसमें क्या स्ट्रगल है? ठीक है, मैं इस चीज में थोड़ा सा वो रहा कि लीनियंट रहा कि मेरे घर वालों में कभी इस चीज को प्रेशराइज नहीं किया कि ये करना है वो करना है, तो मुझे जो अच्छा लगता रहा, मैं ऐसे कुछ बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं मानता। पहले जैसे मेरा नेट जेआरएफ गेट है वो केमिस्ट्री से है, मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, तो उसी दिशा में बढ़ते रहे। और जब आप उसी दिशा में बढ़ते रहते हो, जीएस करते हो, और जैसे आप जीएस पढ़ रहे हो, अगर आपको नहीं आता है समझ या आपको नहीं पसंद तो आप कितने दिन पढ़ लोगे? इसलिए मत पढ़ो कि मुझे जॉब निकालनी, इसलिए पढ़ो कि अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपकी नॉलेज गैदर होते रहेगी, एटलीस्ट क्या एग्जाम भी तो है, 100 नंबर का एग्जाम है या 200 नंबर का एग्जाम है, 500 नंबर का एग्जाम, उसको उस दिशा में देखिए, ना कि ये सोचना कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं होता, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए। जैसे ना सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो हमारी पकड़ जो है किसी भी सब्जेक्ट में उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, तो हमें जब हम उसके बाद बाहर निकलते हैं तो हमें बाहर जाके पता चलता है कि मतलब पढ़ाई क्या चीज़ है, लोगों से पता चलता है कि हमें कैसे मेहनत करनी है और किस रास्ते पर जाना है, हमारे लिए क्या अच्छा है। देखो ये सही कह रहे हो आपकी, जब हम सरकारी स्कूलों में होते हैं हमें कोई आइडिया नहीं होता कि बाहर कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो इस वजह से जैसे एक अच्छा गाइडेंस होना जरूरी है। जैसे आप कहाँ यहाँ बागेश्वर में रहते होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सर है, सर उस चीज को फेस कर चुके हैं, तो ये गाइड अच्छा कर सकते हैं। तो आपको जैसे आपको कह रहे हो कि कोई सब्जेक्ट नहीं आता, तो कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा सब्जेक्ट में, ऐसे ही तो तैयारी नहीं करोगे आप, है ना, कि कुछ सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, जैसे जीएस में कुछ अच्छा लगता होगा, चाहे आप हिस्ट्री से ले लो, चाहे पॉलिटी ले लो, चाहे इकोनॉमी ले लो, मतलब उस दिशा में इंटरेस्ट होगा तभी आप इस दिशा में आए हैं कि मैं यहाँ करूंगे। तो बस आपको एक गाइडेंस चाहिए, क्योंकि पढ़ना हमने खुद ही है, जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका। हम सरकारी से आए हुए हैं कि हमें नहीं पता कॉम्पिटिशन कितना है। बहुत से लोग 12वीं के बाद से शुरू कर देते हैं, कोई ग्रेजुएशन के दौरान शुरू कर देता है, तो वो उनके पास क्या गाइडेंस ही तो है, पढ़ तो खुद ही रहे वो भी, चाहे वो सब्जेक्ट पसंद है हो तब पढ़ रहे हो, चाहे किसी के प्रेशर में पढ़ रहे हो, बात अलग है। तो जैसे सर है, सर गाइड कर सकते हैं, या कोई आपका टीचर हो स्कूल कॉलेज में या कहीं बाहर, या कोई आपका मेंटर रहा हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। एटलीस्ट मतलब एट लास्ट करना आपको ही है, तो आप उसे एज ए स्ट्रगल समझ के करें तो आपको बोरिंग लगेगा। एज ए मतलब ये सोचे कि जैसे अब डेली होता है, करंट अफेयर होता है, डेली होता है, अखबार पढ़िए, और नहीं समझ आ रहा है तो आजकल तो जैसे जो एप्स वगैरह है ना, इन शॉर्ट वगैरह है, उनमें आपका समझ भी आ जाता है। जो आपको लगता है कि जैसे हमें अखबार पढ़ना है, पूरा अखबार नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे काम का, जैसे इकोनॉमी वाला सेक्शन काम का है कि जैसे आज जीडीपी का ये डाटा आ गया, या आज पीएमआई इंडेक्स आ गया, आज ये इंडेक्स आ गया, बस वही तो पढ़ना है हमें। आज
कहीं पर कुछ उद्घाटन हुआ, कहीं पर कुछ हुआ, इससे हमें क्या लेना देना इतना ज़्यादा, या कोई पॉलिटिकल न्यूज है या किसी चोरी की न्यूज है या कुछ पुलिस से रिलेटेड है, उससे हमें कोई नहीं ना। हमें उससे फिल्टर आउट करना है कि हम अपने एग्जाम के लिए क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, अपने चाहे फैमिली में ले सकते हैं, चाहे आप कोचिंग में किसी से ले सकते हैं, चाहे आप अपने कॉलेज से किसी को ले सकते हैं, या कोई आपके बड़े भाई बहन हो उनसे ले सकते हैं। आपको गाइडेंस की तो जरूरत है। पढ़ना आपने भी है, पढ़ना चाहे कोई कॉन्वेंट से पढ़ा हो, तो ये इन्फिनिटी वाला जो आपका माइंडसेट है उससे बाहर निकलना होगा कि ठीक है हमें नहीं पता था, हम बाहर आ चुके हैं, अब हम करना चाहते हैं, अब कर सकते हैं। ये आप सेल्फ बिलीव रखिए कि मैं कर सकता हूँ, या आप खुद से बोलिए। जैसे इसमें कहते हैं कि सेल्फ टॉक बहुत अच्छी चीज होती है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, या आप खुद को पुश करते रहिए कि मैं ही कर सकता हूँ, या मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, या मैं ये कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे अपने साथ तैयारी करने के बाद अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो स्किप कर देते हैं पढ़ाई। तो सिचुएशन में क्या करना चाहिए, स्किप भी करना चाहिए या फिर? देखो ऐसा है ना कि ये पर्सपेक्टिव अलग अलग। ठीक है, आप चाहते क्या हैं? अब जैसे घर से बहुत ज्यादा प्रेशर है तो उसको हैंडल करना, ये मतलब ये क्या होता है कि मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है चीजें। आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। जैसे आप क्या है कि बहुत से लोगों के पास अर्निंग सोर्स होता है, ठीक है, तो उस बेसिस पे वो कंटिन्यू कर पाते हैं। बहुत से लोग सीधे उसी पे डिपेंडेंसी होती है कि मैं घर से ही पैसे मांग रहा हूँ, और सेल्फ गिल्ट भी आता है कि 25 साल हो गए, 26 साल हो गए और एग्जाम नहीं निकल रहे हैं और मैं भी पैसे मांग रहा हूँ, इससे भी रिलेटेड होता है। पर अगर आप उस दिशा में जाना चाहते हैं तो थोड़ा वो वर्ड होता है ना, जैसे डीट कहते हैं, वो भी बनना पड़ता है कई बार कि ना ना मैं तो करके ही रहूंगा वाला ना। सर जैसे मतलब जॉब के साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं? ये देखो, ये आपको टाइम मैनेजमेंट की चीज होती है ना। आप टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छी बुक है, कुछ नाम का टाइम कुछ करके, तो वो भी यही कहते हैं कि टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। तो आप किस हिसाब से उसे मैनेज कर पाते हैं। जैसे आपकी जॉब 6 घंटा है या 8 घंटा है, उसके बाद वो उसके लिए आपको खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद से बातें करनी पड़ेंगी कि मैं जैसे उठते वक्त प्लेज ले लो कि आज तो मैं ये करूंगा। ठीक है, जैसे आज 3 घंटे पढ़ना है, मुझे 3.5 घंटे पढ़ना है, ये तो मैं करूंगा, इसके बिना मैं नहीं सोऊंगा या नहीं सोऊंगी। इस टाइप का एक जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में भी हो, चाहे आप जॉब की लाइफ में भी हो, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत मतलब ये हमें सिखाया नहीं जाता, पर हमें करना चाहिए। टाइम को मैनेज अगर करोगे, सबके पास 24 घंटे ही है। जो बड़े से बड़े एथलीट हो, बड़े से बड़े ऑफिसर हो, या कोई भी नेता हो, जैसे पीएम सीएम कोई भी हो, सबके पास बराबर टाइम है। पर यूटिलिटी कैसे करते हैं? जैसे आप किसी बड़े अधिकारी की या किसी बड़े स्पोर्ट्समैन की, उनका डिसिप्लिन देखिए ना, तो वो डिसिप्लिन क्या है। जैसे डेविड गॉगिन एक वो है, रनर है, वो कहते हैं कि अगर जब तक मैं इतना जो मतलब उन्होंने टारगेट रखा है, जब तक इतना नहीं दौड़ू मैं, तो तब तक वो सोते नहीं है, चाहे रात के 10 बजे दौड़ना पड़े उन्हें। तो ये आपको खुद को खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि सेल्फ टॉक कीजिए, खुद से बातें कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, और रोज कीजिए। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखे, कभी क्रिकेट मैच देखे होंगे, उसमें खासकर जैसे विराट कोहली बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक करते हैं। कभी उनके जैसे जो शॉट में लगता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो देखना आप खुद बोलते हैं खुद से। तो सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, वही आपको मोटिवेट करेगा। जैसे सर है, सर आपको खैर गाइड कर सकते हैं, बस अब ये तो नहीं है कि सर आपको सब चीज करा दें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। करना आपको खुद से ही है, सर गाइडेंस के लिए। जैसे ना मुझे एक बहुत बड़ी हस्ती ने कहा था, मतलब जो हमारे देश की प्रथम महिला दक्षिण पाल है, वो हमारे गांव आई थी। तो उन्होंने कहा था, उनसे मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि मतलब जब हम किसी रास्ते पर जाते हैं, पहले सोचते हैं कि हम जाएंगे उस रास्ते पर, जब हम उस रास्ते चलते हैं तो फिर भगवान भी हमारे लिए उस रास्ते के सारे दरवाजे खुद ब खुद खोल देता है। तो कैसा होता है? बिल्कुल होता है। देखो ऐसा लगता है ना, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लो हमें यहाँ से
पिंडारी अलग, प्रदेश अलग है, ठीक है। अगर हम सोचते ही रह जाएंगे कि जाएंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो कभी नहीं जा पाएंगे। अब जैसे पैदल निकलना है हमें, लास्ट में कितना है 30-32 किलोमीटर का ट्रैक है, या पता नहीं कितना है, हाँ जितना भी है। अगर हम उसे स्टार्ट ही नहीं करेंगे कभी कि ये सोच के कि 22 किलोमीटर है या इतना है या 30 किलोमीटर है जो भी है, तो जैसे जैसे तो खुद ही होता है। आप कोई भी काम करते हैं, शुरू में टफ लगता है, धीरे धीरे घुसते जाते हैं तो आसान होते जाती चीजें, और फिर उसमें इंटरेस्ट लो तो निकल जाते हैं। कोई भी चीज हो, आप कोई भी चीजें सीखते हो, चाहे खाना बनाना सीखते हैं हम, चाहे हम किसी मतलब जैसे स्कूल में पढ़ाने जाओगे आप कभी या कुछ ऐसा करोगे, तो पहले दिन तो अजीब सा ही लगता है थोड़ा, फिर धीरे धीरे जैसे आप जॉब पे भी जाओगे, ऑफिस जाओगे, पहले दिन लगता है क्या ही काम है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। कोई किसी से पूछो तो वो भी बता तो देते हैं पर समझ नहीं आता क्योंकि कभी किया ही नहीं होता। फिर टाइम के साथ आप उस चीज में अडॉप्ट कर जाते हैं। अब जैसे आप जॉब पे जाओगे तो पहले दिन ही आपको सब कुछ तो नहीं आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 0% आता है जब हम पहले दिन जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसा भी होते हैं कि जैसे टाइपिंग वगैरह भी नहीं आती, अब तो सारा काम कंप्यूटर पर होता है, तो पहले दिन हिंदी टाइपिंग करना आसान तो नहीं है। या आप हिंदी टाइपिंग भी सीखोगे, किसी ने सीखी अभी? आपने किया ना? पहले दिन तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, कुछ दिन बाद खुद ही चल जाती होंगी कि कहाँ पर, देखते भी नहीं नीचे कहाँ पर क्या है। तो किसी भी रास्ते में चलो, रास्ता समझ आता है, धीरे धीरे चीजें उस हिसाब से डेवलप हो जाती हैं, हमारा EQ डेवलप हो जाता है, IQ डेवलप हो जाता है उस चीज के लिए। तो अब भगवान देखो, वो तो सब्जेक्टिव चीज भी है कि वो मदद कर रहे हैं। अगर उसी दिशा में चलते रहोगे तो चीजें खुलते जाएंगी और मदद होते जाएगी, नेचुरली आप उस चीज को करेजियस हो जाओगे और करोगे। और कोई? सर मैं ये जानना चाहता था कि तैयारी के दौरान आपने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी और रिवाइज कैसे करते थे? देखो, बुक लिस्ट तो बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने UPSC से किया था, ठीक है। तो मेरी बुक लिस्ट तो वही वाली है जो स्टैंडर्ड UPSC की होती है, और वही पढ़ी मैंने। उत्तराखंड की तो मैंने बहुत बाद में पढ़ी है। तो बुक लिस्ट देखो, बुक तो सभी अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुक कोई है, बस ये है कि आप उसको कितना बार रिवाइज कर पाते हैं। ऐसा मल्टीपल सोर्सेज होना चाहिए, मेरा मानना ये है कि किसी एक बुक को फॉलो कर रहे हो तो उसी को कीजिए। हो सकता है कि एग्जाम के 10 क्वेश्चन, अगर उस जैसे पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि 10 के 10 लक्ष्मीकांत में ना हो, पर आप देखोगे 7-8 होंगे। और हमें कभी भी 100 में से 100 नंबर नहीं लाने होते ना, कभी लाने होते हैं। और इस किताब का रिवीजन आप किस तरीके से करते हैं? मैं वीकली करता था, जैसे कोई चैप्टर आज पढ़ा तो 1 वीक के बाद उसको ओवरव्यू करता था, तो उस हिसाब से मेरा चलता था कि वीकली एक बार ओवरव्यू कर लो और फिर कुछ टाइम बाद फिर रिपीट कर लो। वही है कि आप बुक, जैसे आप बुक पढ़ोगे ना, कोई भी बुक पढ़ोगे, चाहे स्पेक्ट्रम से लेके, चाहे लक्ष्मीकांत, चाहे मैं तो एक हिस्ट्री में आती है पूनम दलाल भैया की एंशिएंट एंड मिडाइवल, तो उस बुक को मैंने कम से कम 12-13 बार पढ़ा होगा पूरा। और जितनी बार मैं पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, तो मुझे नई चीजें मिलती हैं। कभी भी आपने ध्यान दिया होगा, बुक को एक बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ोगे तो ये फिर इसमें ये भी था, ये भी था। तो जितनी बार पढ़ोगे वो घुमा फिरा के फैक्ट सब बुक में सब, तो आप जितनी बार बुक पढ़ोगे आपको नई चीजें मिल जाएंगी। तो एक ही बुक को बार बार पढ़िए, चाहे आपके पास जो भी बुक हो, सर बता देंगे बुक के बारे में। तो एक ही बुक पकड़िए, उसे रिपीट कीजिए बार बार, ना कि मल्टीपल सोर्सेज में लीजिए, क्योंकि एक ही बुक में इतना मैटर होता है कि बार बार हमें नया मैटर मिलता है। उत्तराखंड के लिए भी आप कोई गाइड से पढ़ते थे या कोई स्पेसिफिक बुक? जो उत्तराखंड की हिस्ट्री मैंने एक जो अजय रावत आती है उससे पढ़ी हुई है, और बाकी परीक्षा वाली, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा समूह के पेपर नहीं दिए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा जैसे UKPSC तक इतना डेप्थ नहीं पूछता, पर UKSSC पूछता है, तो आपको उस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी तक सारे एग्जाम UKPSC की दी, और उसमें इतना डेप्थ नहीं जाता, वो परीक्षा वाणी या अजय रावत या कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसी से काम हो जाता है। सर मेंस के लिए आपने तैयारी किस तरीके से की? उसको मतलब जैसे ऐसे राइटिंग हो रही है, देखो ऐसे राइटिंग का सबसे बेस्ट सोर्स है एडिटोरियल। किसी भी अखबार को एक बार फॉलो करनी, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि मेरा माध्यम अंग्रेजी रहा है न्यूज का,
तो हिंदू और एक्सप्रेस के जो, ऐसा नहीं कि सभी पढ़ने हैं, जैसे एडिटोरियल कोई पेज खोलते हो, अब जैसे मान लो कि अभी ईरान और यूएस इजराइल की वॉर चल रही है, ठीक है, इस पर रोज एडिटोरियल आ रहे हैं, रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा फॉलो करने की भी जरूरत नहीं होती, जब या तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा देख लीजिए, या जब वो वॉर कंक्लूड हो जाएगी तो उस टाइम पे जो एडिटोरियल आएंगे वो देख लीजिए, ठीक है। मतलब जो बर्निंग टॉपिक है उसी को पढ़ने मत बैठिए, ठीक है, आपके एग्जाम तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, वॉर शायद ही लास्ट करे इतना लंबा, तो अभी से उसके पीछे पड़ जाना कि ये है ये है ये है, मुझे तो सही लगता। मैं जैसे कंक्लूड होगी जब वॉर, तो उस समय पढ़ना ज्यादा बेहतर रहता है, या स्टार्ट में या कंक्लूड में। ड्यूरिंग द वॉर तो बहुत चीजें चलती है, या ड्यूरिंग द कोई भी प्रोसेस होती है, जैसे अभी कोई हाईवे खुलता है, कोई एक्सप्रेस वे खुलता है, ठीक है, ये अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है अनाउंसमेंट हो गया, जब बनेगा तब देख लेंगे उस चीज को। और सर लेटर राइटिंग के लिए? लेटर राइटिंग के लिए तो जैसे गूगल है, उससे आप जो ऑफिशियल जीओ वगैरह है वो देख सकते हो, उनसे आपको लैंग्वेज भी अच्छी मिल जाएगी। जो ऑफिशियल जीओ आते हैं सरकारी दफ्तरों में, ये वो गूगल पे भी मिल जाते हैं, या आप अपने कॉलेज से या अपने किसी भी नज़दीकी जो भी आपका ऑफिस रहा हो गवर्नमेंट, उसमें देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएंगे आपको लेटर, सब टाइप के लेटर मिल जाएंगे, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे डेली ऑफिशियल हो, जैसे नोटिफिकेशन हो, सर्कुलर हो, सब मिल जाते हैं। और उससे कहिए कि मुझे फोटो खींचनी है, जो पुराने लेटर हैं जो किसी काम के नहीं है वो मान ही नहीं जाते, फोटो स्टेट करा लीजिए, बेस्ट वही रहता है। क्योंकि लेटर लिखने क्या है, गवर्नमेंट इस टाइप में तो लिखनी है, और गवर्नमेंट लेटर से बेहतर क्या हो सकता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सर को कुछ लेटर फॉरवर्ड कर दूंगा जो शासन में चलते हैं। अगर आप लेटर राइटिंग अभी टाइम है किसी भी चीज कौन सा रखी कोई है ही कोई एग्जाम है सर इसमें लेटर राइटिंग में? अभी फिलहाल तो नहीं, आर ओ का मैंने सुना। आप पहले प्री का स्टेज के लिए लेटर राइटिंग बहुत आसान होती है। आप एक बार उसका फॉर्मेट आपको याद हो गया कि मैंने कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर उसमें अभिवादन वाले शब्द लिखने हैं, तो वो बहुत आसान होता है। आप उस एक समय दो महीने में वो आसानी से कर लेंगे। हो जाता है। बस अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आप सर को बोल देना, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा वहाँ के जितने भी टाइप के लेटर, उस एज स्टैंडर्ड लेटर में जो साइन लेटर है वो भेज दूंगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। आप अपने किसी भी जो नज़दीक में सरकारी ऑफिस होगा, कोई तो जानने वाला होगा वहाँ पे, उनसे कह दीजिए मुझे पुराना लेटर दे दीजिए जो किसी काम के नहीं रहे, आपको तो खाली लैंग्वेज पकड़ना है। लेटर अच्छा है, लेटर हो जाता है, लेटर की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो लेटर आप अच्छा लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न किसी की? सर मैं पूछना चाहती हूँ कि एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं, तो उस प्रेशर को हैंडल कैसे करें? प्रेशर फोकस उसमें तो क्या है, उसमें काम रहेगी अपना। सर वो चीज़ सीख नहीं पाती है, क्योंकि आती हुई चीजें भूल जाती है और ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। देखो वो तो जब आप एग्जाम देने जाओगे कभी भी, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप ये लेवल पर दे रहे हो, मेंस लेवल पर दे रहे हो, या इंटरव्यू लेवल पर भी दे रहे हो, तो उस समय तो ऐसे लगता है कि दिमाग में कुछ नहीं है, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ा आज तक वो कुछ भी नहीं है। पर आप काम रहेंगे, या जैसे थोड़ी डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, या पानी वगैरह पी सकते हैं, या खुद को थोड़ा सा बात कर सकते हैं खुद से एग्जाम में जाने से पहले कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, हो जाएगा मेरा, या इस तरह के पॉजिटिव वाइब्स, यही हो सकता है इसमें। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग होते ही हैं कि जिन्हें जो घबराहट में नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, पर मेन जो एग्जाम आता है तो नहीं कर पाते हैं। बस वही है, वही फैक्टर्स हैं, वही है। आप जितना शांत रह सकते हो उतना शांत रहिए, जितना शांत दिमाग होगा उतने आपके आंसर क्लिक करने के चांसेस हैं। सर जैसे मेरा बैकग्राउंड भी केमिस्ट्री से है, मैंने पिछली बार एमएससी करी केमिस्ट्री से, स्पेशलाइजेशन मेरा ऑर्गेनिक में है। तो जैसे अगर मैं नेट या जेआरएफ का सोचूं तो मैंने अपने आसपास जितने लोगों से पूछा, सबने कहा बहुत टफ आता है। लेकिन पर्सनली जो मेरे प्रोफेसर हैं उन्होंने कहा था कि एक बार ट्राई कर लेना, एग्जाम दे दो। लेकिन मुझे लगा कि बहुत टफ आता है, इसलिए मैंने नहीं दिया। तो आपने नेट और जेआरएफ दोनों वेरीफाई करे हैं, दोनों एग्जाम निकाले हैं, तो उसकी तैयारी आपने कैसे करी? देखो जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि हम रास्ते में चलते हैं तो पहले तो मुश्किल ही लगता है, फिर सब हेल्प करते हैं,
देखो क्वेश्चन तो मैं अचानक मेरे सामने भी आई है अब तो पेपर, तो मुझे भी डर लगेंगे क्योंकि मैं लगभग 6-7 साल से मैंने देखा ही नहीं वो चीज़। तो अगर मैं डीप डाउन उसे ब्रेक डाउन करूँगा, कुछ टाइम लूँगा, 3 महीने 6 महीने, तो धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आएंगे। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, खासकर मैं, क्योंकि मैंने भी कुमार यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो वो कुछ भी रिलेटेड नहीं होता नेट से। चाहे हम स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक से कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक वहाँ पे आती है वो हमें नहीं आती है। और जैसे मैंने भी एमएससी के बाद ही शुरू किया उस प्रिपरेशन को, नोट्स लिए या गाइडेंस ली, बहुत चीज़ें हुई और कुछ पढ़ा भी, किसी से हाँ पढ़ा भी, ऐसे ग्रुप भी बनाया। तो धीरे धीरे करके वो क्वेश्चन समझ आए कि पैटर्न समझ आया। नेट में तो मुझे तो सबसे आसान पेपर लगा, क्योंकि क्या होता है कि आपका 60 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन सी में। इससे आसान हो सकता है 60 में से 25, ठीक है। और जो बी सेक्शन में, बी में कितने होते हैं, 35 करने होते हैं, 50 में से 35 करने होते हैं। और सी सेक्शन, मेरा तो सी सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में से 25 आते हैं, ठीक है। और मेरे 25 के 25 सही थे, तो वहीं पर ये सिक्योरिटी आ जाती है। फिर मेरे थे 135 नंबर उसमें नेट पे, जब जीआरएफ हुआ था मेरा। तो मैंने सबसे पहले सी सेक्शन पकड़ा, क्योंकि मैंने वही स्ट्रेटजी तैयार की थी, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर मैं 23, 24, 25 निकाल ले जाऊँ तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो है वो 104, 105 से ऊपर नहीं जाएगी। तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ उस चीज़ के लिए। देखो क्वेश्चन तो अगर अचानक उठा के ले आएंगे तो कभी होते हैं सब। अगर मैं किसी एक 12वीं वाले को आपका जीएस का पेपर दे दूँ, वो थोड़ा ना कर पाएगा उसे। फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुएशन में आएगा, तैयारी करेगा, जीएस पढ़ेगा, या जो आप बीए करते हैं हम लोग, तो उसमें से 90% लोगों को जीएस का पेपर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अलग चीज हो जाती है। एजुकेशन का जो स्ट्रीम होता है वो अलग चीज हो जाता है, जीएस की तैयारी एक बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। आपको फैक्चुअली भी तैयार रहना पड़ता है, आपको कई बार थ्योरेटिकली भी तैयार होना पड़ता है, जैसे यूपीएससी के आते हैं, यूपीएससी के आते हैं, तो इस तरह से आपको तैयार रहना पड़ता है। तो उस चीज वही है कि आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए पेपर को, क्वेश्चंस को, तो आसान लगने लग जाएगा। सर आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी, उसके साथ साथ जीएस की भी तैयारी करी, तो टाइम मैनेज कैसे करा? यार जीएस तो मुझे पसंद आया, सही बताऊं तो इसलिए मैंने जीएस की तरफ गया। केमिस्ट्री तक मैं तक ये एग्जाम सारे क्वालिफाई कर चुका था, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी है केमिस्ट्री, तो उतना ही पढ़ता था बस। कोचिंग वगैरह में पढ़ाई है मैंने केमिस्ट्री, तो वो उतना ही पोर्शन रहता था। बाकी टाइम मुझे जीएस पसंद आई थी, क्योंकि मैं जब जियो साइंटिस्ट की तैयारी की, उसमें जीएस का पेपर होता, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं देख रहा हूँ कि जो मैं किताब में पढ़ रहा हूँ, जो आज मैं इकोनॉमी में पढ़ रहा हूँ, वही अखबार में आ रहा है। तो एक अच्छा तो लगता है ना कि मतलब आप अखबार पढ़ते भी होंगे जितने लोग, चाहे दुकानदार लोग होते हैं या चाहे कुछ भी हैं, तो उनको 90 लोग तो खाली जो पॉलिटिकल न्यूज होती है उसके लिए पढ़ते हैं या स्पोर्ट्स के लिए पढ़ते हैं। पर जो कोर जो होता है, जैसे इकोनॉमी का सब्जेक्ट है या कोई फॉरेन रिलेशन का सब्जेक्ट है, वो सब नहीं पढ़ पाते हैं। जब आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो तो अच्छा लगता, मुझे तो अच्छा लगता था पर्सनली काफ़ी। खासकर मेरी रुचि तो इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर में तो सभी की रहती है, इन चीज़ों पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी लगी। और कोई और किसी को शंका? ठीक है, तो धन्यवाद मनोज सर, आपने हमारे साथी जो हमारे प्रशिक्षु हैं उनको आपने विस्तार से इसके बारे में बात बताया। तो मनोज सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी बुक को बार बार पढ़ना चाहिए, बदले कि आप किसी एक बुक, एक सब्जेक्ट के लिए आप उसके लिए 4 किताबें लेके आओ। तो मेरा हमेशा से यही मानना है कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए 4 बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप उस पुस्तक को, उस बुक को 4 बार पढ़िए। आपको हर बार नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जो सरकारी एग्जाम की जो तैयारी है वो यकीनन एक लंबा समय लेती है, ठीक है, वो समर्पण मांगती है, वो आपको साहस मांगती है, ठीक है, और आपको उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हम बहुत बार ऐसे हमारे साथ जो दिक्कतें होती है कि हम आज पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, उस दिन हम 8, 10, 12 की जगह 15, 16 घंटे कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हफ्ते भर हमारा ऐसा नहीं चल पाता है, ठीक है।
तो वो सबके साथ होता है कि कभी हमारा पढ़ने में बहुत मन लगता है तो ऐसा लगेगा कि 24 की जगह 28 घंटे हो जाए, ऐसा भी लगता है। और कभी ऐसा होता है कि एक दिन किताबों के साथ बैठना मुश्किल हो जाता है, एक 10 मिनट आधा घंटा। तो ये ऐसा नहीं कि एक के साथ हो, ये सबके साथ होता है। तो एग्जाम का जो फेज है इसमें सबके साथ ये दिक्कत आती है। तो सबसे पहले कि मैं कर सकता हूँ, सर ने जैसा कहा कि खुद से बात कीजिए, वो सबसे जरूरी। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आकर आपको सिर्फ एक दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, कोई यूट्यूब की वीडियोस देख के आप कुछ घंटे मोटिवेट हो सकते हैं। जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर है, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आप बिजनेस की ओर जा सकते तो बिल्कुल जाइए। अगर हमने जो हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से पहली शर्त यह है कि आप ईमानदार होना चाहिए, और वो ईमानदारी खुद के प्रति होनी चाहिए। तो ये मानना रहा है। मनोज सर ने विस्तार से इन चीजों के बारे में आपको बताया, और आप आगे तैयारी कीजिए। सर ऑनलाइन माध्यम से भी आपसे जुड़ेंगे। अगर ऐसी कभी कोई मेंस से संबंधित आपको कोई चीजें हो या कुछ गाइडेंस हो तो सर फिर से आपके बीच में आएंगे। सर ने अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें आपके लिए समय निकाला और रानीखेत से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सर के लिए एक बार जोरदार रात नाम लेती नहीं ढलने का, स्याह यानी कि अंधेरी कि स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ठीक है, यानी कि यही समय है, आप सही से तैयारी कीजिए तो यकीनन आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। तो 5-6 महीने का ये समय है, तो आपके इस बीच में बहुत सारे एग्जाम होंगे, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। तो आप सब यहाँ पर पहुंचे, आपने अपनी शालीनता से अपनी बात रखी, तो सभी का धन्यवाद। मनोज सर का विशेष धन्यवाद। ठीक है, तो इसके बाद